तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो दुनिया के लिए बहुत बड़े इंसान है, हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सबके लिए बहुत बड़ा जो है ना बेटा एक प्रेरणा है। देखिए मैं ऐसे लोगों को भगवान मानता हूं बेटा, मैं ऐसे लोगों को गॉड मानता हूं, ऐसे लोगों को गॉड मानता हूं क्योंकि गॉड से हमें क्या मिलने वाली है, गॉड से प्रेरणा मिलने वाली है। भाई भगवान से क्या मिलती है, प्रेरणा तो मिलती है। भगवान को हे भगवान ऐसे उनकी महिमा गाते हैं, हम आरती में क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, भगवान के बारे में भगवान को उनको बता रहे हैं आपकी इतनी ताकत है, आप में इतनी शक्तियां हैं, आपने ना सुरसा का भी सुरसा के मुंह में जाके भी फाड़ के निकल गए आप वापस, आपने ये किया है प्रभु, आपने ये किया है, आपने ये किया। हम बड़ाई तो कर रहे हैं भाई, है ना भाई, हम बड़ाई तो कर रहे हैं उनकी, तो बड़ाई कर रहे हैं वहां पर। तो अभी और उनसे फिर मिलता क्या हमें, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। भाई प्रभु कह रहे सच्चाई के मार्ग पे चलो। भगवान राम बहुत बुरे हालात के बावजूद भी मर्यादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें मर्यादित रहना चाहिए। बल्कि पूरी रामायण तो बेटा, रामायण ने तो पूरी समाज की व्यवस्था बनाई है, रामायण ने पूरी समाज की व्यवस्था बनाई है। क्या होता है देवर और क्या उसके कर्तव्य है अपने भाभी के प्रति, जिंदगी में कभी सीखना हो रामायण देखना। जब भगवान श्री राम ने, कहते हैं भगवान श्री राम ने जब सीता का हरण होने के बाद में लक्ष्मण को उनके हाथ के कंगन दिखाए, तो लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं जानता कंगन, मैंने तो जिंदगी में कंगन देखे ही नहीं कभी उनके, मुझे तो केवल उनके पैर देखे हुए, पैर की कोई अंगूठी हो या पैर में कोई पहनी हुई कोई चीज हो तो प्रभु मैं बता सकता हूं कि माता सीता की है, बाकी मैं तो कंगन तो मैंने देखे ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक आदर्श है समाज के लिए, बहुत बड़ा एक उदाहरण है समाज के लिए, जहां से व्यवस्था बनती है समाज की कि देवर और भाभी, एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है। यहाँ पर व्यवस्था है बाप और बेटे की, बाप और बेटे में कैसे रिश्ते होने चाहिए, समाज को दिया गया एक बड़ी व्यवस्था ये भी कि पिता जो तैयारी कर रहे हैं सिंहासन पे बिठाने की, राज मुकुट पहनाने की, राज तिलक करने की, और उन्हीं पिता को विवश कर दिया जाता है कैकेयी के द्वारा कि नहीं मेरा बेटा भरत राजा बनना चाहिए, बड़े जो बेटा है जिनका राज तिलक होने जा रहा है उनको वनवास मिलना चाहिए। और वहां पे देखिए बाप बेटे की इतनी बड़ी, एक बार भी भगवान राम ने पलट के नहीं पूछा क्यों, मैं क्यों जाऊं। जैसे आज आपको कह दिया जाए, आपके फादर कहते हैं निकल जाए यहां से, यहां मत आना, तो पता क्या कहोगे, क्यों जाऊं मैं, हाँ क्यों जाऊं, मारो मेरा संपत्ति पे अधिकार है, इस पे मेरे दादाजी ने आपको दी है, आपको मुझे देनी है, कैसे निकाल देंगे। लेकिन वहां भगवान राम ने पलट के एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु कब जाना है बताइए, पिताश्री कब जाना है, सुबह जाना है अभी निकल जाऊं। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, वो तो खैर ऐसी व्यवस्था थी, बिल्कुल अवस्था भी खराब हो गई थी, तो उनको कहा गया भाई आपको सुबह जाना है और ये कपड़े भी चेंज करके जाने हैं, जंगली जो जंगलों में रहते हैं वनवासी वेश पहन के जाना है। तो यहाँ पर व्यवस्था मिलती है पिता और पुत्र के क्या रिश्ते होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, पिता ने कहा जाना है तो जाना है, यहाँ एक व्यवस्था। उसके बाद दो भाइयों में क्या हो सकता है, आप लक्ष्मण और राम को देख सकते हैं, राम और भरत को देख सकते हैं। भाई भरत जाते हैं, बोला जी मैं राजा नहीं बनूंगा अगर राम नहीं बन पाए। आप देखिए कहाँ एक ऐसा शासन भी आया कई बार जहां पर मारकाट मची है राजा बनने के लिए, जहां पर काट दिया अपने भाई को, काट दिया अपने पिता को, मार दिया, सूली पे चढ़ा दिया। ऐसी व्यवस्था, ऐसी भी स्थितियां बनी है, बहुत बड़ा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन वहां पर व्यवस्था थी कि नहीं भैया आप राजा नहीं बन पाए तो मैं भी राजा नहीं बनूंगा, केवल मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दीजिए, इन्हीं चरण पादुकाओं को रख के मैं ये शासन चलाने वाला हूं। तो वहां पर व्यवस्था इस तरह की, तो वहां पर अलग अलग आपको हर कैरेक्टर को देखेंगे तो वहां पर लगेगा कि यही व्यवस्था समाज की बाद में बनी होगी या इसके हिसाब से पूरा समाज बना होगा। इसीलिए बेटा हम लोग, क्योंकि हम लोग मर्यादित है, हर व्यक्ति अपनी जगह मर्यादित है, एक पिता मर्यादित है अपनी जगह, एक बेटा मर्यादित है, पत्नी मर्यादित है, इसीलिए पूरा व्यवस्था चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। तो बेटा बहुत बड़े एक एग्जाम्पल्स हमारे लिए, तो वो भगवान है। मेरी बात चल रही थी कि भगवान को हम इसलिए पूछते हैं, इसलिए क्योंकि वहां से हमें प्रेरणा मिलती है, भगवान को इसलिए हम आरती करते हैं क्योंकि वहां से प्रेरणा मिलती है। तो अगर किसी इंसान से जो इस धरती के ऊपर इस समय भी है और उनसे अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो ही इज आल्सो ए गॉड, वो भी भगवान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भगवान है। आई एग्जैक्टली डोंट सी द गॉड, मैंने एग्जैक्टली किसी भगवान को देखा नहीं है, मैंने केवल उनको फोटो में देखा है, लेकिन मैंने चलते फिरते भगवान को देखा है, जिनकी वजह से ये पूरी हमारा हिंदुस्तान आज एक मजबूत महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है। एक मजबूत उनकी बनाई हुई जो मिसाइल है, उनकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं है पड़ोसी देश की कि वो आंख उठा के बात कर ले या बड़ी आवाज में बड़े सुर में बात कर ले। नहीं तो भाई साहब ये जो है ना, ये देश वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है बेटा। हर एक कंट्री चाहता है कि दूसरे को हड़प जाऊं, मैं दूसरे को चबा जाऊं, उसके सारे जो है ना सब कुछ मैं अपने आप ले लूं।
तो ऐसे कुछ भगवान है, तो कुछ चलते फिरते भगवान हमने देखे हैं। आपके माता पिता आपके लिए गॉड है बेटा, ही इज गॉड, दे आर गॉड, क्योंकि वो आप उनके बिना बेटा आपका धरती पे आना असंभव था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मैंने कहा वो भी गॉड है। इसके अलावा वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था भाई, जिनके पास कुछ नहीं था, लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, भिखारी बनेगा, रिक्शा चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आज बेटा वो दुनिया के लिए मिसाल बन गए, दुनिया के लिए आदर्श बन गए। आज वो पूरे सिस्टम को चलाते बेटा, वो प्रशासक है, तो वो भी गॉड है, वो भी भगवान है। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान से प्रेरणा मिल रही है तो उनसे भी प्रेरणा मिल रही है। ही इज गॉड, देन दे आर आल्सो गॉड। वो भी प्रभु है तो ये भी मेरे लिए तो प्रभु है भैया, जिनसे मैं सीखता हूं, जिनसे मैं पता मुझे जिंदगी जीने का ढंग मिलता है, जिनसे मैं कुछ प्रेरणा लेता हूं, वो मैं उन सभी को गॉड का दर्जा ही देता हूं, भगवान का दर्जा ही देता हूं। तो ऐसे ही भगवान है एलन मस्क। इस 21वीं सदी के एक बहुत बड़े ताकतवर इंसान, इस 21वीं सदी के एक महापुरुष, 21वीं सदी के बहुत बड़े, यूं कह सकते हैं कि एक तूफान जिसको कह सकते हैं आप, और वो थे साउथ अफ्रीकन बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो थे कैनेडियन अमेरिकन एक इंसान, और बहुत ही ज्यादा एक विलक्षण प्रतिभा थी उनके अंदर, बहुत ही जबरदस्त। मतलब इवन लोगों ने ये भी कहा है कि ऐसे ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं, ऐसे ऐसे लोग सदियों में 2 या 4 ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में था फ्यूचर को कंट्रोल करना। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो फ्यूचर को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मिस्टर एलन मस्क को पता था धरती कैसे चलने वाली है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो उन्होंने फ्यूचर कंट्रोल करना सीख लिया। और 10 साल की उम्र में ही, 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली जितना कोई ग्रेजुएट किया हुआ आदमी नहीं पढ़ सकता। 10 साल की उम्र में इतनी किताबें, इतनी किताबें, इतनी किताबें कि जो ग्रेजुएट होता है, बीएससी कर लेता है, बीए कर लेता है या बीकॉम कर लेता है, वो भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाता है। तो 10 साल की उम्र में इतना बड़ा तहलका। 12 साल की उम्र में घर में बैठे बैठे एक कंप्यूटर गेम इन्होंने बना दिया। कंप्यूटर गेम, 12 साल का बच्चा, सोचिए आपके घर में 12 साल का बच्चा होगा, क्या गेम। लेकिन भाई ने ना कंप्यूटर गेम बनाया ही नहीं, बल्कि उस कंप्यूटर गेम को एक कंपनी में $500 में बेच भी दिया। तो बहुत बड़ी प्रतिभा उनके अंदर। और एक ही बात थी, जब उनकी कंपनी चलती थी, किसी ने आके बोल दिया भाई ये हो नहीं सकता, तो वो उस व्यक्ति का उस कंपनी में आखिरी दिन होता था, बोला होगा, हर चीज यहाँ होती है। तो ये थे एलन मस्क, जिनका शुरुआती जीवन इतना संघर्ष में रहा और हमेशा वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, अपने आप को जो है ना, और बहुत सारा उनका बहुत बड़ा नाम बेटा, सोलर सिटी आपने नाम सुना होगा। सोलर सिटी उनकी एक कंपनी है जो काम करती है एनर्जी कंजर्वेशन पे, कैसे बचाया जाए, कैसे सस्टेनेबल एनर्जी का यूज किया जाए, कैसे सूर्य से जो है ना पूरा पावर ले लिया जाए। इसके अलावा टेस्ला मोटर्स, जो ऐसी मोटर्स, ऐसी कार्स बनाती है, आज भी उनकी कार दुनिया में बेहतरीन कार है, जो चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। वहां जरूरत नहीं है किसी पेट्रोल की, डीजल की, और वो तो ड्राइवर लेस कार भी बनाते हैं। तो उनको डाला गया है 21वीं सदी के शक्तिशाली व्यक्तियों में। और यूं कहे कि 21वीं सदी के अभी इस समय के वर्तमान के 21वें नंबर के सबसे शक्तिशाली आदमी है इस समय, उनका पैसे के हिसाब से 21वां नंबर बेटा। और कभी भी उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा बेटा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, दुनिया का सबसे हार्ड साइंस होता है रॉकेट साइंस, दुनिया का सबसे हार्ड साइंस होता है रॉकेट साइंस। और भाई ने बिना एक दिन फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए, बिना एक दिन पढ़े हुए, अपने केवल किताबें पढ़ पढ़ के, इंटरनेट पे देख देख के, खुद को ही ट्रेन कर करके, और ये बन गए हैं बहुत बड़े रॉकेट साइंटिस्ट। जिन्होंने रॉकेट साइंस मतलब 12-12, 15-15 घंटे दिन में पढ़ना। सोचिए एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का, 15 साल का बच्चा, और वो कितने घंटे पढ़ रहा है? 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज उनकी है, जिप2, पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, न जाने हाइपरलूप, और खूब सारी न्यूरालिंक, काफी सारी कंपनीज उनकी है, जहां पर पूरे दुनिया में धूम मची उन कंपनी की, बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर को मैं चाहूंगा जरूर आप जाने, उनके बारे में, उनके पावर्स के बारे में समझे, उनकी शक्तियों के बारे में समझे, क्या किया है। और 1995 में, 1995 में, हो सकता है आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने एक कंपनी बनाई थी। और कंपनी से जब वो कंपनी बड़ी हो गई, जहां काफी सारे लोग, सीईओ ज्यादा बढ़ गए, काफी शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ गई, तो खुद की कंपनी से ही इनको निकाल दिया गया बेटा। 1995 की बात है ये। उसके बाद में इन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई, टेक बबल, वो भी किसी दूसरी कंपनी को बेच दी गई, और वहां से उनको मिले थे $22 मिलियन। जब उनकी टेक बबल को किसी कॉम्पैक्ट कंपनी को बेचा गया, तो वहां से उनको मिलता है $22 मिलियन। सोचिए $22 मिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। एक छोटा सा बच्चा जो 20, 22, 25 साल का, उसके लिए $22 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। अगर कोई और होता ना, तो किसी आइलैंड पे चला जाता बेटा, कहीं आइलैंड खरीद लेता, पूरा का पूरी द्वीप खरीद लेता, और वहां पर आराम से जिंदगी बसर कर रहा होता। लेकिन ये बाकी लोगों के लिए था,
ये एलन मस्क के लिए नहीं था। एलन मस्क तो इस दुनिया में तहलका मचाने आए थे। उन्होंने उस पैसे को खर्च नहीं किया, बल्कि उस पैसे को यूज करना शुरू कर दिया और उन्होंने आगे शुरू कर दी X.com ऑनलाइन कंपनी, जो उस समय की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन कंपनी थी, जो पैसे को ट्रांजैक्ट करती थी। लेकिन वो भी किसी दूसरी कंपनी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वहां भी सीईओ से उसकी बहस, सीईओ तो ये थे और वहां के जो सीटीओ थे उनसे उनकी बहस हो जाती है। और उस सीटीओ की बहस में, ये तो घूमने गए हुए थे, कहीं शादी का हनीमून कहीं मना रहे थे, पीछे से पूरा का पूरा बोर्ड उन्होंने अपने कब्जे में करके और सबको बेटा उनको फिर से बाहर निकाल दिया। सोचिए खुद की बनाई हुई कंपनी में किसी को खुद को ही बाहर निकाल दिया जाए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी उनके साथ हुआ। इसके बाद में वहां से उनको मिलता है $165 मिलियन, $165 मिलियन, बहुत बड़ी रकम। वो बोला यहाँ नहीं रुकना, मेरे को इससे भी आगे जाना है। अब तो मैं मंगल ग्रह पर लोगों को लेके जाऊंगा, मंगल ग्रह पर जाके लोगों को बसाऊंगा, मंगल ग्रह पर जाके जो है ना वहां पर लोगों को कॉलोनी बनाऊंगा, वहां पर लोगों को रखूंगा और इसके लिए मुझे रॉकेट चाहिए। उस रॉकेट्स की व्यवस्था करने के लिए वो चले जाते हैं रसिया। लेकिन वहां जाके उनको पता चलता है कि एक रॉकेट का खर्चा आ रहा है $8 मिलियन। उन्होंने कहा कुछ कम करते, लेकिन पार पड़ी नहीं, क्योंकि $8 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है एक रॉकेट के लिए। तो उन्होंने कहा पड़ेगी नहीं पार। खुद की कंपनी बना डाली स्पेस एक्स, खुद की कंपनी बना दी बेटा स्पेस एक्स। और वहां पर उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स, एक बार यूज की हुई रॉकेट फिर से काम लेने का उन्होंने सारा सिस्टम बनाया। लेकिन उन्होंने कहा ले जाऊंगा मैं। और रॉकेट को जब सफल करने की बात आई तो सबसे पहला रॉकेट जब छोड़ा गया तो बेटा रॉकेट में ही आग लग गई, इंजन में आग लग गई और फेल हो गए बुरी तरह से। बहुत बड़ा खर्चा उनका वहां से हो गया। सेकंड बार जब उन्होंने फिर से रॉकेट को छोड़ा तो वो जैसे ही छूटी थी उसके बाद उसका जो है ना ऑफ रूट हो गई, फिर से वो फेल हो गए। यहाँ पर इतना पैसा, इतना बर्बाद वो हो चुके थे कि सब कुछ उनका लुट चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। इसके बाद तीसरा उन्होंने फिर से कहा, तीसरी बार फिर से ट्राई की और तीसरी बार वो ऑर्बिट में चली गई, कक्ष में चली भी गई, लेकिन वहां से फेल, फिर वहां जाके ऑफ रूट हो गई। सोचिए आप, सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं, बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म कहानी, सारे लोग, जितना पैसा था सब कुछ खत्म, कोई है नहीं। लेकिन उसने कहा एक ट्राई और करूंगा भाई, एक ट्राई, क्योंकि चैंपियंस होते हैं बेटा, गिरने के बाद भी उठने की जो हिम्मत करते हैं वो चैंपियन होते हैं। और वही चैंपियन वो थे। उन्होंने कहा और करने वाला हूं एक ट्राई, और बहुत जल्दी करने वाला हूं, बहुत फास्ट करने वाला हूं, चौथी बार रॉकेट बना के भेजने वाला हूं। और भाई जी उन्होंने फिर से कर्जा ले लिया, घर बेच दिया, सब कुछ बर्बाद, इधर उधर से पैसा कर करा के। उसने कहा या तो खत्म हो जाना है कहानी और या फिर कुछ कर जाना है। और चौथी बार में आप सोच सकते हैं जिसका 3 बार रॉकेट फेल हो गया हो और कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, खुद का सारा पैसा इधर उधर से कर्जा लिया हुआ, तो लास्ट वाला जो चांस था उसने कहा और करने वाला हूं और जल्दी करने वाला हूं, इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन भाई कह रहा जल्दी ही करने वाला हूं। और भाई उसने चौथा प्रयास किया, सब कुछ बर्बाद ओके, और चौथे प्रयास में उसका कार्यक्रम सफल हो गया, रॉकेट लॉन्च हो गया बेटा। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, रीयूजेबल रॉकेट है, जा भी रहा है, जाने के बाद में वहां पर जो भी आपको छोड़ना है, सैटेलाइट छोड़ना, वो छोड़ भी रहा है और वापस भी लौट के आ रहा है, मंगल ग्रह पे जा भी सकता है, वापस भी आ सकता है। ऐसा रॉकेट बनाने वाले बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा ताकत वो बन गए थे। और जैसे ही ये प्रोग्राम उनका सफल हुआ, उसके तुरंत बाद में ही $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट उनको मिल गया था नासा से। और इसके बाद में न जाने कितनी सारी कंपनियां, न जाने कितनी सफलताएं उनको मिली है, न जाने कितने। तो ये जो जुनून होता है बेटा, ऐसे लोग दुनिया में कम मिलेंगे जो इतना जज्बा रखते हैं, हारने के बाद में भी खड़े हो जाते हैं। हम लोग नहीं कर पाते बेटा। हम लोग किसी चीज को, कोशिश को करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, और तीसरी चौथी पांचवी बार जब फेल हो जाते हैं उसके बाद में प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक आम आदमी बेटा। लेकिन एलन मस्क बेटा आम आदमी नहीं है, वो इस दुनिया के लिए बेहतरीन, यूं सोच नहीं सकते कि वो कहां से कहां पहुंच गया। एक बर्बाद हुआ आदमी आज दुनिया में 21वें नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है। और अगर अब हम बात करें उसकी आगे जो फ्यूचरिस्टिक जो उसकी सोच है, उसके हिसाब से उस जैसा कोई दुनिया में है नहीं। तो सही कहा किसी ने, ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी आते हैं, सदियों में 3 या 4 लोग आते हैं। तो ये सब कुछ बेटा हर इंसान में होता है ये चीज। ये क्वालिटी कोई भगवान अलग नहीं डालता है, कोई अलग फैक्ट्री में आदमी नहीं बनाए जाते हैं, कोई अलग से कोई ऊपर से गिरता नहीं है बेटा। सभी को धरती पे एक ही तरीके से आना होता है, सभी को धरती पे जो है ना एक ही तरीके से, सबका एक जैसा ही जन्म होता है, सब कुछ सब एक जैसा होता है। और जन्म के समय कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई जन्म के समय ये बन जाए कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं। ये बेटा उस समय नहीं होता है। वो आप जन्म लेने के बाद में कैसा सोचते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, आप किस तरह का व्यवहार आपका जो है ना लोगों के साथ है, लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन है। जैसे वो जीन इंटरेक्शन चल रहा है, तो आपका लोगों का आपके साथ क्या इंटरेक्शन है, आपका लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन है, कैसे जुनूनी लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे बेहतरीन लोगों के बीच में रहते हैं, इसका जिंदगी पे बड़ा फर्क पड़ता है।
तो बेटा आप किसी एलन मस्क से कम नहीं है बेटा। कोई भी एलन मस्क जो है ना वो आपसे बड़ा नहीं है बेटा, आप उनसे भी महान है। बस ये जज्बा पाल लीजिए, मुझे लड़ना है आखिरी तक, मुझे करना है जिंदगी में कुछ, मुझे बढ़ना है आगे, मुझे बनना है तूफान, मुझे इस दुनिया को दिखाना है कि मैं धरती पे आ चुका हूं। क्योंकि आपको पता है काफी सारे लोग धरती पे आते हैं जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, पड़ोस वालों को पता नहीं होता। शहरों में तो ये हालत है कि पड़ोस में कौन रहता है किसी को नहीं पता। जिंदगी हो गई 50 साल हो गए, कौन रहते पता नहीं, कहाँ के रहने वाले पता नहीं, कहाँ से आके रह रहे पता नहीं, है ना, कोई पता नहीं होता किसी को। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने दम पे अपनी पहचान बना लेते हैं बेटा, एलन मस्क बन जाते हैं। तो आप एलन मस्क है बेटा, आप एलन मस्क है, आपके अंदर एलन मस्क से भी ज्यादा कैलिबर है, क्षमताएं हैं। केवल उस दिशा में सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, काफी देर तक मैं ठीक भी रहता हूँ, उसके बाद में फिर से मैं भटक जाता हूँ। एक बेटी का आज बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने नाम तो भूल गया गुड़िया का, उसने कहा सर हम करते हैं कोशिश, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद में, अभी जैसे आपने कहा हमारे अंदर बहुत आग लग जाती है, हम सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, जल्दी उठ के पढ़ते हैं, लेकिन दोपहर आते आते फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, वैसे हो जाते हैं सेम टू सेम, पता नहीं कहाँ चला जाता हो। तो बेटा वो मैं फिर पहले भी आपको मैंने कहा है कि ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं है जो काम अभी आप कर रहे हैं उससे आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको नहीं पता बेटा क्या फर्क पड़ने वाला, जिस दिन पता चल गया ना उससे क्या फर्क पड़ने वाला आपकी लाइफ पे, आप जीवन में क्या कर सकते हैं, जो अभी वाली पढ़ाई है वो कहाँ ले जाएगी आपको। भाई मैंने कई बार आपको कहा है 6वीं क्लास की, 7वीं क्लास की, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 12वीं तक की जो पढ़ाई की आपने, वो पढ़ाई केवल परसेंटेज बढ़ाने के लिए की है। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, आईसीआर कर रहे हैं, जेट की कर रहे हैं, या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं बेटा। क्योंकि बेस्ट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो वहां पर सफलता जो है ना बेटा आपकी सुनिश्चित हो जाती है। और थोड़ी सी कमी की वजह से अगर आपको ऐसा वैसा कॉलेज मिल गया जहां माहौल सही नहीं है पढ़ाई का, तो बेटा वो फिर वहीं से आपकी जिंदगी में प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। तो सब कुछ आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आना बेटा। बन जाइए बेटा अपने काम के प्रति पागल, भूल जाइए कुछ दिनों के लिए।